हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है शुभांगी। शुभांगी ने क्लास 12th में स्कोर करे थे 97% और आज के इस इंटरव्यू के थ्रू शुभांगी आपके साथ सारी टॉपर्स टिप्स शेयर करने वाली हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, कैसे इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे। तो सबसे पहले शुभांगी, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आज के इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों को मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में, 12th 11th की जर्नी के बारे में, और इसके बाद जो बच्चों के इस समय बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हम दिसंबर के महीने में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इस समय जो बच्चों के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे आप अपने बारे में बताइए, कैसी आपकी 11th 12th की जर्नी थी, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम आपने क्यों सिलेक्ट करा, और क्या आपने कभी सोचा था कि आप 97% स्कोर कर लेंगी 12th में? हेलो भैया, हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप मुझे ज्वाइन करने को थैंक यू बोल रहे हो और मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू बोल रही हूँ। तो मेरा नाम शुभांगी निगम है। मैंने 23 बैच में अपना 12th कंप्लीट किया था। और रही बात 97 की, तो वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 97 जैसा कुछ होगा। जी। तो हाँ, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और रही बात मेरे 11th और 12th की, तो आधा 11th का सेशन तो ऑलरेडी कोविड में चला ही गया था और आधा सेशन मैंने एंजॉय किया। और 10th में मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो ऑलमोस्ट सबके लिए शौक था ह्यूमैनिटीज लेना, मेरी फैमिली को छोड़ के। क्योंकि सबका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर मार्क्स अच्छे हैं तो ह्यूमैनिटीज क्यों लेनी है फिर। सही बात है। तो ये प्रूफ करना बहुत टफ था, इसलिए 11 से ही सोचा था कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि सबको समझ में आए कि सिर्फ वीक बच्चे ह्यूमैनिटीज नहीं लेते। बहुत अच्छी बात आपने बोली। जैसे ही ह्यूमैनिटीज़ हम लेते हैं, सबसे पहला सवाल आता है, यार आप तो पढ़ने में अच्छे हो, आप तो ह्यूमैनिटीज़ क्यों ले लिया? अच्छा, तो आप हमेशा से टॉपर थी या फिर आपके भी ऐसे क्लासेस रहे जहाँ पर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करे? नहीं भैया, मैं मतलब पढ़ने में हमेशा से अच्छी रही थी। बस हाँ, स्टार्टिंग में लाइक 4th 5th के हम्म। टाइम पे मैथ और साइंस में वीक थी। तो वो चलता रहा। उसके अलावा मैंने 10th में ही सबसे ज्यादा काम किया था इन दोनों सब्जेक्ट्स पे। बाकी हाँ, मैं टॉपर ही रही हूँ हमेशा से। तो आप टॉपर हैं, तो आप बहुत अच्छे से बच्चों को बता पाएंगी कि भाई टॉपर ऐसा अलग क्या करते हैं। बहुत सारे टॉपर्स के अपने सीक्रेट्स ही नहीं बताते हैं। तो जो हमारे बच्चे भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भाई टॉपर्स अलग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए, 12th में आप पूरे साल भर कंसिस्टेंट थी या फिर स्टार्टिंग में आपने भी आलसी करी और फिर आखिरी में जाके आपने मेहनत करी, और 11th में कैसे आपने पढ़ाई करी हुई थी? अब भैया 12th में तो ये था कि मैंने स्टार्टिंग में 2-3 महीने मस्ती करी है। हम्म। और उसके अलावा मेरा रूटीन फिक्स था कि बाकी दिन भर में चाहे जो भी हो, रात में 9 से 12 ये 3 घंटे हैं जहां मुझे पढ़ना ही है, हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन। 2 दिन रिवीजन के हम्म। होते थे, बाकी मैंने साल भर 3 घंटे पढ़ाई है ऑलमोस्ट दिसंबर तक। उसके बाद जब सैम्पल पेपर वगैरह आए तब मैंने ड्यूरेशन बढ़ाया है, वरना 3 घंटे ही फिक्स था। मतलब साल भर अगर आपने 3 घंटे फिक्स करके रखे हैं, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आखिरी में तो आपको दिक्कत गई नहीं होगी। मतलब ऐसा प्रेशर नहीं होगा कि यार पूरा सिलेबस बचा हुआ है या फिर अब तो बहुत लेट हो गए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप स्टार्टिंग से 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आराम से सब कुछ हो जाता है। अच्छा, तो जैसे आप पढ़ाई करते थे, 3 घंटे आपने टाइम फिक्स करके रखा हुआ था, तो कई बार तो ऐसा लगता होगा ना आपको कि यार आज नहीं करते हैं, आज तो मन नहीं हो रहा है। तो जब ये थॉट्स आते हैं दिमाग में कि पढ़ने का मन नहीं है, तो उस समय आप क्या करती थी? सर, ये थॉट दिन भर स्कूल जाओ, होमवर्क करो, उसके बाद आते ही थे। मेरा 6 से 7 टेरेस पे वॉक करने का टाइम फिक्स था। तो ज्यादातर मैं अपने बड़े भाई को फोन करती थी और उनका काम होता था कि जब भी मैं लो हूं तो मुझे समझाना कि नहीं, तुम्हें पढ़ना है। इसलिए उनसे बात करके ऑलरेडी मोटिवेशन आ जाता था कि भाई पढ़ना है, करना तो है। तो मतलब एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आता है कि आपके आसपास ऐसे लोग होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। अगर आप अकेले अकेले हो तो कई बार आपका मन नहीं करेगा, तो आप बोलोगे यार आज रहन देते हैं, लेकिन अगर कोई है आसपास जो आपको मोटिवेट कर रहा है तो आप पढ़ाई करते हो। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, लाइक आपका स्कूल में फ्रेंड सर्कल कैसा था? लाइक आपके फ्रेंड्स थे, नहीं थे? अगर थे तो वो सपोर्टिव थे या फिर नहीं थे? भैया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे। हम्म। मतलब मैं उंगलियों में गिन सकती हूँ कि मेरे 3 या 4 फ्रेंड्स ही थे। और सभी के मार्क्स बहुत अच्छे रहे हैं। हम लोगों का आपस में अच्छा खासा कंपटीशन होता था हम्म। कि कौन क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और हम लोग बोर्ड्स के टाइम पे हमने साथ सैम्पल पेपर्स लगाए हैं, साथ पढ़ाई करी है। इसलिए मतलब फ्रेंड सर्कल जितना छोटा हो, जितना अच्छा हो, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। मतलब आपके फ्रेंड्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन था, लेकिन साथ में आप लोग कोऑपरेट भी बहुत करते थे। जैसे आपने कहा सैंपल पेपर्स हम्म। वगैरह आप साथ में करते थे। मतलब
आप भी ये मानती हैं कि भाई अगर आपको आसपास ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो इससे अच्छा है कि कम लोग रहें लेकिन वो बेटर है, कि भाई ये लोग हैं हाँ पर वो भैया, सही कर रहे हैं आपके साथ, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं आपको। क्योंकि ये जेनजी जनरेशन में गलत इन्फ्लुएंस मिलना ज्यादा आसान है हम्म। कोऑपरेटिव लोगों की कंपैरिजन में। बिल्कुल सही। शुभांगी, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का एक बार बार सवाल आता है कि वो कितना भी पढ़ ले उनको लगता है इनफ नहीं है, मतलब वो एक डर बना रहता है कि भाई चैप्टर भी कर लिया, पीवाईक्यूज भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी लग रहा है कि चैप्टर नहीं बनेगा। तो ये तो सबके साथ होता है, तो आपके साथ भी होता होगा। तो आप इसे डील कैसे करती थी, मतलब जब आपको लग रहा है कि यार शायद नहीं बन रहा है लेकिन सब पढ़ लिया है, तो फिर आप क्या करती थी इस समय? भैया, ये इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। हम्म। तो जब मेरे साथ होता था कि कुछ नहीं आता, तो मैंने अपने, जैसे मेरा छोटा भाई है तो मैंने उसको बुक दे दी कि जितने भी एमसीक्यूज हैं या फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ में आ रहे तुम पूछ लो मुझसे, उसको दे दिया। या फिर खुद सैम्पल पेपर लगा लिए उस टाइम पे कि अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आता है, नहीं बन रहे तो कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। मतलब खुद का टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत सही स्ट्रेटेजी होती है कि दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा कि बन रहा है नहीं बन रहा है देख लो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो नहीं बन रहा है हाँ, वो कर लो, एग्जैक्टली। जो बन रहा है आगे बढ़ो। आपने सैंपल पेपर्स करे थे, कितने करे थे, कब करे थे, सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था आपका? भैया, सिलेबस तो मेरा जल्दी कंप्लीट हो हम्म। गया था, बस ये है कि रिवीजन मेरा कंटिन्यू चालू था। और हम 3 फ्रेंड्स थे, हम तीनों ने सैंपल पेपर साथ में लगाए हैं ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी के टाइम हम्म। पे। और एक-एक सैंपल पेपर रख लिया था कि जो एग्जाम गैप होगा उस पे लगाएंगे। और हम आपस में चेक करते थे एक दूसरे के सैंपल पेपर्स कि जितनी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं सबको काउंटर कर लेंगे। ये बहुत तो अच्छा मैंने पॉइंट है। दिसंबर जनवरी टाइम पे। तो जो बच्चे बोल रहे हैं हम लेट हो गए, आप लेट नहीं हुए हैं, सब इसी महीने में सैंपल पेपर करते हैं सिलेबस करने के बाद। इनफैक्ट आपने जो चेकिंग की बात बोली बहुत अच्छी है। इस बार हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है कि हम हमारे सैंपल पेपर्स हमने लॉन्च करे और हम कॉपी चेक कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम हम्म। नोटिस करते हैं कॉपी चेक करते समय कि बच्चे इतनी सिली मिस्टेक्स करते हैं, मतलब कि वो मिस्टेक्स का उन्हें आइडिया भी नहीं रहता है। जैसे कुछ बच्चों को यही नहीं पता है कि मैप्स सही से कैसे अटैम्प्ट करते हैं, कुछ बच्चों को यही नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन करना है कितने नहीं करना है, कुछ बच्चे बाद में मैसेज करते हैं भैया हम ये क्वेश्चन करना भूल गए। तो बहुत मिस्टेक्स होती हैं। सैंपल पेपर जब आप करते हो, अपनी कॉपी चेक करवाते हो या खुद करते हो, तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये मिस्टेक्स है, बोर्ड में नहीं करना है। नहीं तो आप सीधे बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हो तो वो मिस्टेक फिर सीधे बोर्ड में होती हैं कि अरे यार ये तो क्वेश्चन ही छूट गया। तो इस पर तो आपको सबको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा शुभांगी, अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, विंटर आ चुका है। बच्चों का बार बार कमेंट आता है भैया विंटर में पढ़ाई नहीं होती, बस ऐसा लगता है सोते रहो। तो आपने भी डील करा होगा इस चीज़ से, तो आपका रूटीन क्या था, मतलब रूटीन बताइए मुझे। आप सुबह उठती थी, रात में पढ़ती थी, या फिर दिन भर? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, 2 महीने बाद 2 हफ्ते बाद आपके एग्जाम हैं, तो अभी आपका क्या रूटीन होगा? भैया, मेरा रूटीन ये था कि मेरी पढ़ाई ज्यादातर रात को होती थी। और घर पे मेरी मम्मी ने सबको मना कर रखा था कि ठीक उसे है। कोई उठाएगा नहीं, जब उसका मन होगा वो जाग जाएगी। तो इससे दिन भर नींद आने का कोई सोर्स नहीं। और फिर दिसंबर के टाइम पे मैंने स्कूल हफ्ते में मुश्किल से 2 दिन जाती थी क्योंकि पता था सेल्फ स्टडी का टाइम है। तो मैं उठी, फ्रेश हुई, नहाया धोया, ये सब करके बैठ जाती थी पढ़ने की, रिवाइज किया पूरा। उसके बाद मैं चैप्टर खत्म होने के बाद जो फसना बके सीरीज है उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी खुद से। तो उससे चैप्टर का पूरा आइडिया मिल जाता था कि चैप्टर कितना कंप्लीट हुआ, कौन से टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं। तो बस, और अगर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था तो फिर मैं नहीं रखती थी कि 3 घंटे 4 घंटे का ब्रेक ले लिया, उसमें जो भी करना है वो कर लो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रेशराइज नहीं करना खुद को। सही बात है, प्रेशर में पढ़ाई नहीं होती, आप बैठ तो जाते हो बट वो सिर्फ घड़ी चल रही होती है, दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है। पढ़ाई तभी करना चाहिए जब आपका मन कर रहा है। और आपने फंसता पक्का है सीरीज़ की बात करी है शुभांगी, मैं चाहता हूँ आप बच्चों को बताएं। मैं बोलता हूँ कि फंसता पक्का है सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बोलते हैं भैया हम कैसे मान लें, तो मैं चाहता हूँ एक टॉपर उनको बता दे कि फंसता पक्का है सीरीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं इस चैनल पे हूँ। जब मेरा रिजल्ट आया था तभी मैंने सबसे पहला कमेंट करके आपको बताया था कि फसना पक गया सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रही है। उसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं बाकी रहती कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा। और पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक में हम वीक हैं, किस में हमारी स्ट्रेंथ है, किसका आंसर हम जल्दी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। मैंने एग्जाम से पहले, मेरा पॉलिटिकल साइंस के पेपर में सिर्फ 2 दिन का गैप था और मैंने एनसीईआरटी भी नहीं छुई थी, मैंने सिर्फ वो सीरीज के वीडियोस 2x पे देख ही लिए थे सारे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीरीज़, आप सभी को देखना चाहिए। अच्छा शुभांगी, मैं चाहता हूँ आप अपना रूटीन बताएं कि
एक सही स्टूडेंट को इस समय क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं ये नहीं पूछ रहा कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कोई नाइट आउल होगा, कोई अर्ली बर्ड होगा, लेकिन फिर भी उसको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए अब आखिरी टाइम पे? सबसे पहले तो खुद को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। हुँ, जब मन कर रहा है तब पढ़ने बैठो। बस कभी के अगर तुम अर्ली बर्ड हो तो सुबह के 3 घंटे फिक्स कर लो, 2 घंटे फिक्स कर लो। नाइट आउल हो तो रात में 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी भी कैपेसिटी है उतना टाइम फिक्स कर लो। और उस पे जो डीप वर्क आवर्स होते हैं उस पे पढ़ाई करो। बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी फैमिली से कनेक्ट रहो। उनसे कनेक्ट रहोगे तो तुम्हें बर्डन फील नहीं होगा हुँ। किसी भी चीज का। बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आखिरी में एकदम अलग-अलग हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल पढ़ते रह जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मन नहीं करता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा शुभांगी, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने ये भी नोटिस करा होगा कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बहुत पोटेंशियल होगा, लेकिन उसके बाद भी वो हम्म। अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो क्या मिस्टेक्स उनने करी होंगी आपके हिसाब से कि हाँ भाई, ये चीज़ें हैं जिसके कारण वो नहीं कर पाए अच्छा स्कोर? भैया सबसे पहली मिस्टेक तो वो शुरू नहीं करते हैं टाइम से। मुझे लगता है तुम शुरुआत से कंसिस्टेंसी अगर बना के रखोगे तो तुम्हें लास्ट में प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। और अगर तुम्हें एग्जाम्स के 3 महीने पहले भी रियलाइज हो रहा है कि अगर लेट हो गया, बहुत से बच्चे अभी देख रहे होंगे, अभी भी डाउट्स होंगे, हुँ, तो तुम अभी भी शुरू करोगे तो चीजें आराम से कवर हो जाएंगी। बहुत ज़रूरी है। डरो मत चीजें फेस करने से। मतलब पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हो अरे अब तो लेट हो गया, अब कौन करेगा? तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। बट आप बोलते हो चलो आज से चालू करते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप कर लोगे। हम्म। अच्छा, मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ से अगर मैं आपकी 2-3 क्वालिटीज़ हटा दूँ, तो वो कौन-सी क्वालिटीज़ है जिनके बिना शायद आप टॉप नहीं कर पाती? मतलब ये 2-3 चीज़ें, 2-3 फैक्टर्स थे जिसने आपको टॉपर बनाया? भैया सबसे पहले तो मेरी रीडिंग की हैबिट है। हुँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट 6 साल होने जा रहे हैं। मैं मंथली एक बुक तो पढ़ लेती हूँ, तो उससे मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया था कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और दूसरी चीज है आंसर राइटिंग। मतलब मुझे अगर कंटेंट इतना नहीं भी आता है तो मैं ऐसे प्रेजेंट करती हूँ, ऐसे लिखती हूँ कि एग्जामिनर को वो पसंद आता है। एग्जामिनर हुँ। समझ जाएगा कि हाँ मुझ में पोटेंशियल है, लिखा है मैंने। आंसर ये फ्रेमिंग आई बहुत थिंक दो इंपॉर्टेंट है। हैबिट्स हैं। ह्यूमैनिटीज़ में लाइक रीज़न है कि हमने आंसर राइटिंग क्यों इंक्लूड करी है हर जगह पे, क्योंकि आपके यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो अगर, तो फिर क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चे जिनको सब बनता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं वो। तो आंसर राइटिंग तो बहुत बहुत ज़रूरी है, ह्यूमैनिटी हिस्ट्री में तो खास तौर पर बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आपको करना ही चाहिए। अच्छा, आपका तरीका क्या रहता था शुभांगी पढ़ने का? मैं बोलता हूँ आप एक चैप्टर स्टार्ट कर रही हैं नया-नया, अभी आपने देखा भी नहीं है, तो वो कैसे आप करती थी? उसको पूरा मतलब कि आपको जब लगने लगे कि हाँ, अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो पूरा प्रोसेस बताइए मुझे? तो भैया सबसे पहले तो मैं हुँ, एनसीईआरटी लेती थी। और मुझसे अकेले नहीं समझ में आता तो मैंने लेक्चर्स लगा लिए। हुँ, दो ही टीचर्स थे, एक आपका चैनल था और एक दिगराज सर के लेक्चर्स होते थे, बहुत डिटेल्ड हुँ, हैं वो हुँ। भी। तो मैंने वो लेक्चर्स देखे हैं। उसके बाद बुक पढ़ी है। फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बुक रीड करी है। मैंने एनसीईआरटी कई कई बार पढ़ी है, रिवीजन में भी पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं। बस मेरे सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे कि सबसे पहले तो लेक्चर्स हो गए, हुँ। एनसीईआरटी हो गई, और मैं नोट्स लिखती जाती हूँ साथ में, तो मेरा ब्रेन अच्छे से प्रोसेस करता है। और ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स जो आती थी, हाँ। और बस लास्ट में सैम्पल पेपर्स। मतलब आपने चैप्टर करा, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे और आखिरी में फिर आपने सैंपल पेपर कर लिया। ये आपका पूरा हाँ। प्रोसेस चलता था। इनफैक्ट ये तो मैं बहुत सारे टॉपर से सुन रहा हूँ, मैंने खुद नोटिस करा। दिगराज सर तो भाई टॉप क्लास है ही, हम सभी को पता है। दिगराज सर की वीडियोज़ क्या रहती हैं, वो बहुत बड़ी-बड़ी वीडियोज़ रहती हैं। मतलब कई हम्म। चैप्टर तो ऐसे हैं जो 5-5 घंटे भी गए हुए हैं। तो जब आपको एकदम बारीकी से पढ़ना है, टाइम है, तो दिगराज सर की वीडियोज़ बहुत सही काम करती हैं। इसके बाद फिर बच्चे बोलते हैं हम आपके चैनल पर आते हैं, क्योंकि आपके चैनल में भी आप एनसीईआरटी पढ़ाते हो लेकिन आप कम टाइम में पढ़ाते हो। मतलब आपकी वीडियो 40 हाँ। मिनट्स 50 मिनट्स की रहती हैं। तो एक वो वीडियो टाइम हो गया, उसके बाद ये वीडियो, और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए, तो फिर ऐसा लगता है कि सब हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, हम्म। क्योंकि एनसीईआरटी फिर आपके दिमाग में घुस जाती है। तो एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना चाहिए। तो एनसीईआरटी मतलब एक मेन बुक है। आपके पेपर हो गए, आपको ही पता होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा जो एनसीईआरटी से बाहर आया हो? नहीं भैया, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो मुझे लगा हो कि ये एनसीईआरटी में नहीं था। अगर किसी ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। पूरा पेपर एनसीईआरटी से? अच्छा, एमसीक्यूज के लिए आपने कुछ अलग से करा था या फिर एनसीईआरटी के नॉलेज से ही एमसीक्यूज बन गए थे आपसे? ओसवाल की क्वेश्चन बैंक जो आपने रिकमेंड हम्म, करी थी हम्म, अपने चैनल्स पे, आपको याद हो? हम्म। तो हाँ, मैंने उससे ही एमसीक्यू करे थे और मेरी हाईलाइट करने की आदत है, तो एमसीक्यूज उससे कवर हो जाते हैं सारे।
तो एनसीईआरटी करना है। मैंने गुरुकुल बाय ओसवाल आप लोगों को बताई हुई थी। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जितनी बुक्स अच्छी हैं आपके लिए आपको करना चाहिए। फर्स्ट अब तो ये है कि शायद आपके सेशन में हम ये नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने एमसीक्यूज की फस्ता पक्का सीरीज भी निकाल दी है पिछले साल। तो हाँ, हाँ, हमारे आपके सेशन उसमें में नहीं नहीं थी। था। तो अब फस्ता पक्का सीरीज आप देख लोगे तो पूरे एनसीईआरटी के एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज भी हो गए, क्वेश्चन आंसर भी हो गए। तो मेन यही निकल कर आता है कि एनसीईआरटी का नॉलेज बहुत जरूरी है। आप सोचो कि आप एक बुक से 50 एमसीक्यूज कर लोगे वही आ जाएंगे, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है, पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो और फिर वो 50 एमसीक्यूज देख लो। वो आ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी आया तो आपको एनसीईआरटी बनती है और पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आता है। अच्छा, पेपर में आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता था शुभांगी? मतलब 3 घंटे में पेपर हो जाता था या फिर टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती थी आपको? नहीं भैया, मेरी राइटिंग स्पीड फास्ट है, तो हम्म। इंग्लिश को छोड़ के मेरे सारे पेपर्स में अराउंड 15 to 20 मिनट्स बच बच जाते जाते थे। थे। बट इंग्लिश का पेपर इतना लेंदी हम्म। था कि मुझे रीचेक करने तक का टाइम नहीं मिला था। एग्जैक्ट 129 पे मैंने अपना पेन बंद किया था। इंग्लिश में तो ये होता ही होता है। इंग्लिश के पेपर में तो मतलब कुछ भी आप कर लो, टाइम नहीं बचता है, तो वो तो दिक्कत ये आती है। भी लग रहा था कि ऐसा तो नहीं इंग्लिश में आता वो क्वेश्चन गलत कर गया हो, रीचेक का टाइम ही नहीं बचा था। मेरे पास भी नहीं बचा था, वो इंग्लिश में हो जाता है। बट बाकी में मतलब आपके दिमाग में रहता होगा फिट, राइट, कि मुझे कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है। हम्म। पूरा आप वो सोच के पेपर करती थी या फिर आपका स्पीड था हाँ तो आप भैया। बस लिखते चले आती थी? नहीं भैया, मतलब 1 मार्क फॉर 2 मिनट्स हम्म। यही स्ट्रैटेजी चलती रही है। मतलब कुल मिला के सोच के यही, इसलिए सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट है। बच्चों को मैं बोलता हूँ, बच्चे सुनते नहीं है। अब आप पेपर देने गए, आपको पता ही नहीं है किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स देना है, तो पेपर छूट जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको सब क्लियर है कि यार मुझे इसमें इतना टाइम देना है, इसमें इतना देना है, इसमें इतना देना है, इतना टाइम मेरे पास बच जाएगा, तो फिर बहुत अच्छा है। तो फिर ऐसा क्या होता है, पेपर रीचेक करने का मौका मिलता है। कई बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन छूट चुका होता है या आपने कोई मिस्टेक कर दी होती है, आपको पता नहीं चलता है। तो जब आप रीचेक करते हैं तो फिर वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये तो आपको करना ही चाहिए। अच्छा, एग्जाम टाइम पे शुभांगी आप क्या करती थी? जैसे आप बहुत पास आ गए एग्जाम, कि अब तो इतना टाइम नहीं है कि अब पूरा सिलेबस हो पाएगा, तो फिर आप उस समय रिवीजन कैसे करती थी? भैया, मैं फसना पक्का सीरीज ही देखती थी, और अगर उसमें लगता था कि कोई चैप्टर ऐसा है तो मैं सिर्फ चैप्टर रीड करती थी, वरना मैंने एग्जाम टाइम पे एनसीईआरटी ज्यादा रिवाइज नहीं करी। और पॉलिटिकल साइंस में तो मैंने बिल्कुल छुआ नहीं। इनफैक्ट उसमें सिर्फ 2 दिन का टाइम था, तो मैंने रात के 3 बजे तक फसना पक्का देखी है, हम्म। और फिर 2 घंटे सो के 5 बजे से फिर देखी है 9 बजे तक। तो फस्ता पक्का सीरीज से आप तब तक पूरा रिवीजन करा हुआ है। अच्छा, हम्म। और कई बार तो ऐसा होता होगा, सेल्फ डाउट आपको भी आता होगा, एंजाइटी होती होगी, हर बच्चे को हो जाती है कि यार क्या होगा, कैसे होगा। तो उस समय आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखती थी कि हाँ भाई पॉजिटिव रहना है? सर, इसमें मेरी फैमिली ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, स्पेशली माय मदर एंड हम्म। माय एल्डर ब्रदर। हम्म। वो एक्चुअली यूपी पुलिस में है। तो मैं शाम को जब मेरा वॉकिंग टाइम होता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनसे ही बात कर रही होती थी। तो ही इज द वन जिन्होंने हमेशा स्ट्रेस से कोप अप करने में मेरी हेल्प हम्म। करी है। ये तो मैंने पॉइंट इनफैक्ट नोटिस उन्होंने कर लिया गाने है। तक सुनाए हैं मुझे कई बार। अच्छा जी, नहीं ये पॉइंट तो मैंने आपके पहले आंसर से ही नोटिस कर लिया है। फैमिली बहुत मैंने देखा है, ज़्यादातर टॉपर्स जो निकलते हैं फैमिली सपोर्ट बहुत रहता है। फैमिली सपोर्ट के बिना चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया हमें फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अब आपके फैमिली में लोग नहीं है सपोर्टिव तो कुछ नहीं होगा। आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब पर बुक्स पढ़िए, आप आपको बहुत सारे मेंटर्स मिल जाएंगे। चलिए उनसे आप डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगे जैसे फैमिली में आप बात कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मार्केट में इतनी सारी बुक्स आती हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा और आप पॉजिटिव रहेंगे। और शुभांगी, आपकी हॉबीज़ क्या थी? जैसे अगर आपका कभी मूड ऑफ है या फिर आपका मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, तो आप क्या करती थी टाइम पास करने के लिए या अपना मूड को अपलिफ्ट करने के लिए? अगर मूड ऑफ है तो सबसे पहले तो जो काम करता था वो म्यूजिक है। मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। ठीक। म्यूजिक सुनना, अदरवाइज मुझे बुक्स बहुत पसंद है। हम्म। बुक्स पढ़ना, मुझे बुक्स सेल्फ हेल्प चलेंगी, मिस्ट्रीज, कुछ भी कोई भी जॉनर हो, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। मैं घंटों बिता सकती हूँ सिर्फ किताबें पढ़ते हुए, उससे मुझे स्ट्रेस नहीं होता। बुक्स का तो ऐसा है, एक बार आप रीड करना स्टार्ट कर दो उसके बाद तो फिर खो जाते हो आप। बहुत सारे बच्चे स्टार्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है कि यार बुक नहीं पढ़ते बनती हमसे या हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एक बार वो स्टार्ट करो आप, जहाँ आपने थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी फिर आपका इंटरेस्ट इतना आ जाता है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मदद ही मिलती है एट द एंड। तो ये आपका हम्म। 12th का पूरा शुभांगी जर्नी रहा। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि मतलब आज के समय में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है वो नहीं कर पाएंगे अच्छा स्कोर। मतलब उन्हें मान ही लिया ये चीज़, उनका है भाई सिलेबस बचा हुआ है, रिवीजन हुआ नहीं है। तो अब उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? पॉसिबल है अगर वो अभी भी स्टार्ट कर देते हैं तो अभी दिसंबर जनवरी, इस बार तो पेपर भी लेट है, तो आपके हिसाब से वो कर भैया, पाएंगे?
आई थिंक सबसे बड़ा रोल होता है कि हम क्या मानते हैं। अगर जो टारगेट आप सोच के चलो कि आपको ये करना ही है, आप वो अचीव कर सकते हो। हुँ, मैंने 12th में अपने सामने लिख के रखा था कि टारगेट है 95 प्लस। वो मैंने अचीव किया। अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने 10th में 90 प्लस सोचा था, तो हुँ। मेरे 91 थे। अगर उसमें भी आई थिंक मेरा टारगेट बड़ा होता तो शायद मैं कर जाती। बिल्कुल सही पॉइंट है। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था, इनफैक्ट मैंने बच्चों के साथ शेयर भी करा है कि जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं भैया मुझे 80% स्कोर करना है। आप बोलो मुझे 100% स्कोर करना है। 100 अगर आप सोच रहे हो तो 80 तो अपने आप कवर हो गया। अगर आप 80 सोच के पढ़ाई कर रहे हो तो फिर तो आप 80 के लिए ही करोगे। तो फिर तो आपका 75, 70 पे रह जाओगे आप। लेकिन जब आप 100 का करोगे तो फिर तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती। तो बड़ा ड्रीम रखना चाहिए। और बड़ा ड्रीम रखते हैं शुभांगी तो एक और प्रॉब्लम आती है, कंपैरिजन की प्रॉब्लम। आपने उससे कैसे डील करा? क्योंकि क्लास में कुछ बच्चे रहते हैं ना जो बहुत पढ़ रहे होते हैं, उनको देख के डर लग जाता है कि यार बाप रे, इन लोग तो कर रहे हैं, अपना क्या होगा? तो आप कैसे डील करती थी? भैया डर तो बहुत लगता था, पर ये ना कि घर पे मुझसे छोटा एक भाई है, उसको देखते ही लगता है इससे बेटर हूँ तो कुछ तो होगा ही। मतलब ये अच्छा है कि जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप अगर ऊपर लेवल पे कंपेयर कर रहे हो तो उनको भी देखो जो आपसे कम मेहनत नीचे से कर रहे हैं। करो। क्या भाई, हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। हम इतना बुरा भी नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। बोर्ड एग्जाम के समय कैसा था आपका सिचुएशन? मतलब एग्जाम चल रहे हैं, 2 एग्जाम मैं बोलता हूँ हो चुके हैं आपके। तो उस समय कैसा लगता है? बच्चे अब एक्सपीरियंस करेंगे बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, तो कैसा फील करती थी आप? प्रिपरेशन गैप में क्या होता था? भैया हमारे केस में तो 12th के एग्जाम ही हमारे पहले बोर्ड एग्जाम थे। हुँ। 10th हमारा हाँ, हाँ, 21 हाँ। बैच का था। तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी तो ये थी, मैंने सोने में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एग्जाम वाले दिन ही मैं जल्दी उठती थी, हुँ, अदरवाइज 9-10 से पहले मेरी सुबह नहीं होती थी। तो मुझे लगता है अगर आप अच्छे से सो रहे हो तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। बहुत सही, आपका बहुत सही। ब्रेन फ्रेश है तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। स्ट्रेस होने की कोई चांस वजह नहीं मिलती आई थिंक। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं मैसेज में कि भैया नींद आती है पढ़ते हुए या मन नहीं करता। मेरा पहला सवाल रहता है आप सोता कितने घंटे हो? और ज़्यादातर का आंसर रहेगा भैया 2 बजे सोते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं। मैंने फिर तो आपका बॉडी काम ही नहीं कर सकता। 8 घंटे की नींद तो चलो 8 नहीं भी ले पा रहे हो स्टूडेंट लाइफ में तो मिनिमम 6-7 आवर्स की तो ले ही लो कुछ भी करके। और इनफैक्ट अगर बहुत कम नींद हो रही है तो दोपहर में थोड़ा-सा नैप ले लो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि रात में 2 घंटे सो लेंगे, दोपहर में 2 घंटे सो लेंगे, काम चल जाएगा। नहीं चलने वाला। बॉडी को चाहिए लंबे समय की नींद और जितने टॉपर रहते हैं वो कभी भी इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। भाई एग्ज़ाम वाले दिन चल जाता है कि आप जल्दी उठ गए बट बाकी दिन आप अपना टाइम करो। और यहाँ पर शुभांगी का पॉइंट इतना प्यारा है कि ये रात में पढ़ती थी तो ये फिर सोती थी। अब ये नहीं है कि पूरी दुनिया सुबह जाग रही है तो अब ये रात में 3 बजे तक पढ़ रही हैं फिर ये सुबह भी जल्दी उठ रही, नहीं, इन्होंने अपना नींद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। और इन्होंने इससे क्या होता है आपकी हेल्थ भी सही रहती है। ज़रा नींद आप सही से ले रहे हो तो दिमाग काम करता है, फ़ोकस के साथ पढ़ाई होती है। अच्छा, आप जैसे पढ़ने बैठती थी, हालाँकि आपने इसको आंसर करा, तो आप एक बार में पढ़ना पसंद करती थी, राइट? कि एक बार पढ़ने बैठो लेकिन बहुत मतलब लंबे समय तक अच्छे से पढ़ो या फिर आप छोटे-छोटे टाइम पे ब्रेक्स भी लेती थी बीच-बीच में? भैया ये डिपेंड करता था। हुँ, कभी-कभी अगर मेरा मूड फ्रेश है तो हो सकता है मैं 3 घंटे लगातार पढ़ रही हूँ, और कभी-कभी मैं 1 घंटा भी नहीं बैठ पाती हूँ हुँ। ढंग से कि मुझे हर आधे घंटे में ब्रेक चाहिए। नहीं, ये तो सही बात है, आपको अपनी बॉडी को सुनना चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ इस पॉइंट से। ऐसा रिजिड नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना ही पढ़ना है, इतने बजे ही पढ़ना है। कभी मन है तो पढ़ो, नहीं है तो मत पढ़ो, वो ऐसे ही करना बेटर रहता है। शुभांगी, अब बस आखिरी के 1-2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही आपसे कि आपके हिसाब से बहुत सारे बच्चे जो प्रेशर ले रहे हैं आज के समय कि यार अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम है, इतना पढ़ना है, फिर आगे का एग्ज़ाम देना है, ये और वो। क्या वर्थ इट रहता है इतना स्ट्रेस लेना या इससे काम और बिगड़ जाता है? नहीं भैया, स्ट्रेस सिर्फ आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है, उससे कुछ नहीं होता है। हुँ, और सबसे बड़ी चीज, बोर्ड एग्जाम भी एग्जाम है, आई नो मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बट ट्रस्ट में 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को याद भी नहीं रहता मतलब अभी आप किसी 30-40 एज वाले से पूछ लो आपके 12th में कितने परसेंट थे, वो 2 मिनट सोचते हैं, उनको याद भी नहीं आता कि हमने कितने स्कोर करे थे। एग्जैक्टली exactly. तो ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है, आप समय के साथ खुद को कितना डेवलप कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। 12th सिर्फ ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने कितनी मेहनत 12th में करी। मतलब परसेंटेज अगर हम्म आपके 95 है तो हाँ बोल सकते हैं कि आप कंसिस्टेंट थे, आपने पढ़ाई करी। शुभांगी, अब मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, जब टॉपर बच्चों को कोई मैसेज देते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं या फिर आपने कुछ सोचा होगा कि भैया इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे और मैंने शायद वो ना पूछा हो, तो अगर आप कुछ उस सब मिलाकर कोई आंसर करना चाहती हो तो? भैया मेरी सबसे बड़ी एडवाइस अपने जूनियर्स को सिर्फ यही है कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा किरदार मैटर करता है। तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते, लोग सब भूल हुँ। जाएंगे। पर अगर तुम अच्छे इंसान हो, ये तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है।
और स्टूडेंट्स को ज्यादातर यही लगता है कि सिर्फ टॉपर्स ऐसा कहते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते, या लोग कहते हैं ना कि जो ऑलरेडी जिनकी हाइट हाँ अच्छी होती है वही कहते हैं हाँ हाइट हाँ मैटर नहीं हाँ करती। हाँ। तो आई एम इस 5 फुट, मैं 5 फुट की होके ये कह रही हूँ कि भाई हाइट मैटर नहीं करती। और मार्क्स का इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद भी मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कहूँ कि वो वर्थ इट है। बहुत ही डीप पॉइंट है। और इसको थोड़े से अलग नज़रिए से हम ऐसे देख सकते हैं। आप बोलते हो कि यार जिसकी हाइट ज़्यादा है वही ये बोलता है कि मतलब हाइट ज़्यादा से कुछ नहीं होता। वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास है और उसको पता है कि कुछ नहीं हुआ। एक टॉपर बहुत मेहनत करता है, 98 97 लाता है, फिर उसको समझ में आता है यार इसे कुछ नहीं बदला लाइफ में, लाइफ वैसी ही है, फिर मेहनत करना पड़ेगी। तो फिर वो अपने एक एक्सपीरियंस से आपको बोलता है। अब जैसे मेरी हाइट ज़्यादा है, मैं 6 फीट का हूँ, तो मैं बोलता हूँ ये लोग जो आपने बोला ना, मुझे टच कर गया एग्जाम्पल कि यार हाइट से कुछ नहीं होता। तो बोलते हैं यार तुम्हारी हाइट लंबी है इसलिए तुम बोलते हो। मतलब भाई मेरी हाइट लंबी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मुझे आपकी हाइट से क्या लेना देना है। आपकी हाइट कुछ भी हो, मुझे अगर आप अच्छे लग रहे हो मैं आपसे बात करूंगा। पर्सनैलिटी मैटर करती है। कितने सारे बच्चे टॉप कॉलेजेस में हैं लेकिन वो बोलते हैं कि उनसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि लोग बोल देते हैं कि यार आप सही से बात नहीं करते हो या आप में ईगो है ये और वो। कितने सारे लोग हैं जो अब नहीं है टॉप कॉलेज में लेकिन उसका इतनी प्यारी लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, आसपास अच्छे लोग हैं। आप खुद देख लीजिए आपके आसपास जो अच्छे लोग हैं, क्या आप उनसे परसेंटेज पूछते हो पहले कि आपके कितने परसेंट आए थे, या आपको अच्छे लगते तो आप दोस्त बना लेते हो। एग्जैक्टली। तो सिंपल सा ही आपको फॉलो करना चाहिए। शुभांगी थैंक यू सो मच। आज के इस इंटरव्यू से हज़ारों बच्चों को मदद मिलने वाली है। बहुत मोटिवेशन मिलता है बच्चों को जब टॉपर आते हैं और उसके बाद वो उनकी मदद करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, शुभांगी ने मुझे मैसेज करा और बोला कि ये बच्चों की मदद करना चाहती हैं। हर टॉपर ये नहीं करता। बहुत सारे टॉपर सोचते हैं भाई अपना सीक्रेट अपने पास रखो, लेकिन कुछ टॉपर ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और इससे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, आपके लिए वो कर रही है इंटरव्यू। तो शुभांगी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू भैया। मतलब आई नो हमारा चैनल अभी ग्रो कर रहा है, बिकॉज मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था तो इट वाज अराउंड 13 to 20 के, हम्म। एंड नाउ इट इज अराउंड 70 के। और मुझे इस चैनल पे होना इसलिए पसंद आया क्योंकि मुझे पता है पूरे 12th में मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिली है यहाँ से, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी। मुझे ऑफलाइन टीचर्स पसंद नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है, ऑनलाइन पढ़ना पसंद है। एंड ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, यहाँ पे होना बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच शुभांगी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।